सितंबर 2002 में खगोलविदों ने पृथ्वी के चारों ओर एक असामान्य कक्षा में इस क्षुद्र ग्रह की खोज की। इसने खगोलविदों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि जहां तक वे जानते थे, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली एकमात्र प्राकृतिक वस्तु चंद्रमा थी, और इसीलिए यह अजीब वस्तु क्षुद्र ग्रह नहीं हो सकती थी। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे द्वारा बनाया गया हो। जैसा कि पता चला, यह वास्तव में सैटर्न वी का तीसरा चरण था, जिसने अपोलो 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर लॉन्च किया था। यह रॉकेट 1969 में पृथ्वी से रवाना हुआ और 30 साल बाद पृथ्वी पर लौटने से पहले सभी के लिए अज्ञात एक अजीब यात्रा पर चला गया। लेकिन इस रॉकेट का क्या हुआ और यह इतनी अजीब यात्रा पर क्यों पहुंच गया? इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपोलो 12 मिशन में एक छोटी सी त्रुटि ने इस रॉकेट चरण को अंतरिक्ष के माध्यम से 30 साल की यात्रा पर भेज दिया, केवल रहस्यमय तरीके से पृथ्वी के चारों ओर फिर से प्रकट होने के लिए। सैटर्न वी रॉकेट के 3 चरण थे। एक, पहला चरण लगभग 2.5 मिनट तक जलता रहा और उन्हें 61 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया। 2, वहां से दूसरा चरण लगभग 6 मिनट तक जलता रहा, जिससे वे अधिक ऊंचाई पर और तेजी से पहुंचे। 3, फिर तीसरे और अंतिम चरण में थोड़ी देर जलना था और अंतरिक्ष यान को कक्षा में पहुंचाना था। एक बार जब यह एक स्थिर कक्षा में होता, तो तीसरे चरण को फिर से चालू किया जाता, ताकि ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न किया जा सके, जिससे रॉकेट और चालक दल चंद्रमा को पार करने के लिए एक प्रक्षेप पथ पर जा सके। एक बार जब अपोलो चालक दल सुरक्षित रूप से चंद्रमा की ओर बढ़ जाता, तो तीसरा चरण अलग हो जाता और नासा इसे त्यागने की कोशिश करता। पिछले अपोलो मिशनों पर उनका लक्ष्य इसे सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में रखना था, जहां यह हजारों वर्षों तक रहेगा। इस कक्षा में जाने के लिए नासा का लक्ष्य चंद्रमा से उसके पीछे की ओर मिलना था, जहां चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण रॉकेट को पृथ्वी से दूर और सौर कक्षा में ले जाएगा। नासा के लिए इस तरह की कक्षा एक अच्छा निवेश है, क्योंकि इसका मतलब है कि वस्तु भविष्य के मिशनों के रास्ते में नहीं आएगी। लेकिन अपोलो 12 के लिए चीजें ठीक नहीं रहीं। अपोलो 12 के तीसरे चरण से छुटकारा पाने के लिए नासा को इसे चंद्रमा से मिलने के लिए एक मार्ग पर स्थापित करना पड़ा। लेकिन प्रारंभिक प्रक्षेप पथ ने इसे चंद्रमा के इस तरफ जाने के लिए प्रेरित किया, और इसलिए तीसरे चरण को अपने प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए एक अंतिम पैंतरेबाजी करने की आवश्यकता थी। इस पैंतरेबाजी को पूरा करने के लिए तीसरे चरण ने अपने सहायक प्रणोदन प्रणालियों का उपयोग किया। ये मंच के निचले हिस्से में थ्रस्टर्स के 2 सेट थे, जो उड़ान के दौरान यौ, पिच और रोल प्रदान करते थे। हजारों किलोमीटर तक अपनी स्थिति बदलने के बावजूद वास्तव में इसमें बहुत कम ऊर्जा लगी, क्योंकि यात्रा में इतनी जल्दी अपने प्रक्षेप पथ को बदलने से चंद्रमा पर पहुंचने के बाद इसका बड़ा प्रभाव पड़ता। अलग होने के समय तीसरा चरण लगभग 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा था। अपने प्रक्षेप पथ को बदलने के लिए इसे लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीमा करना पड़ा। इससे चंद्रमा के पास पहुंचने में देरी होगी, जिससे यह विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। नासा ने युद्धाभ्यास पूरा किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह योजना के अनुसार नहीं हुआ। पूरे सैटर्न वी रॉकेट को तीसरे चरण के ऊपर स्थित उपकरण इकाई द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसमें बोर्ड पर अपनी स्वयं की आंतरिक मार्गदर्शन इकाई थी, जिसका उपयोग रॉकेट के प्रक्षेप पथ को प्लॉट करने के लिए किया गया था। इसमें 2 सी बैंड ट्रांसपॉन्डर भी थे, जो पृथ्वी पर ग्राउंड स्टेशनों को सिग्नल भेजते थे, जिससे नासा को अधिक सटीक प्रक्षेप पथ डेटा मिलता था। एक बार जब रॉकेट सुरक्षित रूप से कक्षा में था, तो नासा इस डेटा की तुलना रॉकेट के अपने डेटा से कर सकता था और देख सकता था कि यह वांछित उड़ान पथ का अनुसरण कर रहा था या नहीं। यदि कुछ भी गलत था, तो वे इसे ठीक करने के लिए रॉकेट को एक कमांड भेज सकते थे। नासा को यह नहीं पता था कि ट्रैकिंग सिस्टम थोड़ा सा खराब था, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि रॉकेट वास्तव में जितनी गति से यात्रा कर रहा था, उससे कहीं अधिक तेज था, और इसीलिए इसे लक्ष्य वेग तक पहुंचाने के लिए नासा ने इसे बहुत अधिक धीमा कर दिया। उन्होंने केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुधार किया, लेकिन यह चंद्रमा पर इसके आगमन में बहुत देरी करने के लिए पर्याप्त था, जिससे यह हजारों किलोमीटर दूर चला गया, और इसलिए सौर कक्षा में फेंके जाने के बजाय तीसरा चरण पृथ्वी के चारों ओर एक अत्यधिक अंडाकार कक्षा में समाप्त हो गया। अगले 15 महीनों में पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कक्षा को लगातार अलग अलग दिशाओं में फैलाया और खींचा गया। यह लैग्रेंज बिंदु 1 तक पूरी तरह से फैल गया। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच एक बिंदु है, जहां दोनों निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल रद्द हो जाते हैं।
एक बार जब तीसरा चरण इस बिंदु से आगे निकल गया तो सूर्य का अधिक प्रभाव पड़ने लगा। एक खड़ी पहाड़ी की कल्पना करें जिसके शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रही एक कार है। अगर कार में शीर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त वेग नहीं है तो पहाड़ी उसे वापस नीचे खींच लेगी। अगर इसमें शीर्ष से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त वेग है तो यह दूसरी तरफ से नीचे की ओर खींचना शुरू कर देगी। तीसरे चरण के साथ ठीक यही हुआ। यह लैग्रेंज बिंदु एक पहाड़ी से गुजरा और अब सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में खींचा जा रहा था। एक तरह से इसने आखिरकार वह हासिल कर लिया जो इसे हासिल करना था। लेकिन सूर्य के चारों ओर यह कक्षा स्थिर नहीं थी। पृथ्वी के बाहर सौर कक्षा में त्वरित होने के बजाय इसे पृथ्वी के अंदर की कक्षा में धीमा कर दिया गया था। इस वजह से तीसरा चरण अब पृथ्वी की तुलना में सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा थोड़ी तेजी से पूरी कर रहा था। इसका मतलब यह था कि यह धीरे धीरे दूर जा रहा था, लेकिन यह केवल समय की बात थी कि तीसरा चरण वापस आ जाएगा। यह वास्तव में 1986 में हुआ था, लेकिन यह L1 बिंदु के काफी करीब नहीं था और इसलिए यह कभी भी पृथ्वी की कक्षा में नहीं खींचा गया। तीसरा चरण सूर्य के चारों ओर 16 साल तक दौड़ता रहा, इससे पहले कि अपरिहार्य अंततः हुआ। 2002 में तीसरा चरण अपने अपोप्सिस पर पहुंच गया, ठीक उसी समय जब पृथ्वी दृश्य में आई। इस बार तीसरा चरण पृथ्वी के L1 बिंदु से आगे निकल गया और 32 वर्षों में पहली बार पृथ्वी का अब सूर्य की तुलना में वस्तु पर अधिक खिंचाव था। 2 महीनों के दौरान पृथ्वी ने तीसरे चरण को पृथ्वी के चारों ओर एक अत्यधिक अंडाकार कक्षा में खींच लिया, ठीक उसी तरह जैसे कि यह पहले था। हालांकि इस समय तक खगोलविदों को अभी भी पता नहीं था कि यह वस्तु क्या है और इसीलिए वस्तु की पहचान की पुष्टि करने के लिए खगोलविदों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी अवलोकन किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह किस चीज से बना है।